यहाँ से 12 का स्टार्ट होता है, ठीक ना, कैटेगरी ऑफ फंक्शन। कैटेगरी ऑफ फंक्शंस, कोई भी फंक्शन होगा तो वो 4 कैटेगरी में होगा। पहला जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, दूसरा को बोलते हैं ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, तीसरा को बोलते हैं 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, और चौथा को बोलते हैं 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनटू फंक्शन, दूसरा कैटेगरी ऑन टू, फिर 1 जिसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव, इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव, फिर लास्ट वाला है 1 ऑन टू, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक ना। लिखो, एक एक करके पढ़ते हैं। हाँ, कल पढ़ाए थे ना। हाँ, सबसे लास्ट में कल पढ़ाए थे। जिसका रेंज में 3 ही एलिमेंट था, 1 -1 0, नहीं कल पढ़ाए थे ना। ठीक है, कोई भी फंक्शन होगा तो इसी 4 में से किसी एक कैटेगरी में आएगा। ये टाइप नहीं है, कैटेगरी है। और वो सब जो पढ़ाए थे 11th में जो होता है वो टाइप्स होता है, ठीक ना। सिलेबस में इतना ही टाइप्स है, वैसे फंक्शन का बहुत सारा टाइप्स होता है। तो सबसे पहला इनटू फंक्शन, ठीक ना। पहले समझा देते हैं एग्जाम्पल से। सेट ए सेट बी से ए से बी में एक फंक्शन है एफ, ठीक ना। इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई पी। एक मिनट, पानी पीना होगा तो पी सकते हो, ठंडा पानी है, ठीक ना। देखो आयुष समझ लो, स्टार्ट ही किए हैं। ये 12 का है, ठीक है। फंक्शन का 4 कैटेगरी होता है, लिखाए थे मिटा दिए हैं, रिकॉर्डेड है। उसमें सबसे पहला कैटेगरी है कौन सा? इनटू। समझना है, ठीक ना। बहुत ये
समझना आसान है, फिर क्वेश्चन जब बनाने का टाइम आएगा तो थोड़ा दूसरे तरह का माहौल हो जाएगा, ठीक ना, अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, लंबा चैप्टर है लेकिन कॉन्सेप्ट है, इस पर होल्ड हो जाएगा तो कैलकुलस एकदम समझ लो एकदम पत्थर हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक ना। N2 फंक्शन, ए से बी में फंक्शन है, कोई डाउट? फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए कि पहला सेट का एवरी एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए है, पहला सेट का कोई भी एक एलिमेंट बाद वाले सेट के किसी एक एलिमेंट से, एक से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक ना, वो है। N2 फंक्शन होने के लिए एकमात्र कंडीशन है कि कोडोमेन, कोडोमेन कौन है, ए या बी? N2 फंक्शन होने के लिए एकमात्र कंडीशन है कि कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम कितना, एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं होना चाहिए। इसका प्री इमेज है, कौन है? इसका प्री इमेज है, इसका प्री इमेज है, इसका है, कम से कम एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं होना चाहिए, ये डेफिनेशन बोलता है। बी का प्री इमेज है, पी का है, तो ज़रूरत से ज़्यादा एलिमेंट का प्री इमेज नहीं, ठीक ना। इसको अगर मिटा भी देंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। बोलता है कम से कम एक एलिमेंट किसका, कोडोमेन का प्री इमेज डोमेन में नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा है, बी और पी कोडोमेन का दो एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, N2। कोई दिक्कत, ठीक ना। तो पहले डेफिनेशन लिखो, N2 फंक्शन लिख कर डेफिनेशन, तब एग्जाम्पल, फिर बनाएंगे कैसे। इसका एक ही नाम होता है, दो नाम नहीं होता है। लिखो इफ यहाँ इफ एफ ए टू बी एंड वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, इफ एफ मैप्स ए टू बी एंड वाई इक्वल्स टू एफ एक्स is a function such that at least one element of codomain has no preimage, full stop, then it is called N2 function, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये डायग्राम बना लो एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल के लिए डायग्राम समझना है, डायग्राम से समझना बहुत इजी होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बनाएंगे तो फिगर से तो नहीं बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका रेंज निकालते हैं। रेंज में सिर्फ कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट को शामिल करते हैं जो इमेज होता है। तो इमेज कौन कौन है, ए है, सी है, डी है और कौन है, ये जिसके पास इधर से एरो गया है। तो रेंज हो जाएगा तुम्हारा ए सी डी ई। कोई दिक्कत? तो जानते हैं इसका जो रेंज होगा वो एग्जैक्टली बी के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका एक एलिमेंट कम से कम खाली रहेगा हमेशा, नहीं तभी नहीं इंटू हो पाएगा। तो रेंज जो आया यहाँ पे, क्या ये बी के इक्वल है? रेंज एग्जैक्टली बी के इक्वल है, बोलो। सेट बी के इक्वल है। सेट बी के इक्वल होता तो इसमें दो एलिमेंट बी और पी शामिल होता है। तो देयरफॉर रेंज डज नॉट इक्वल्स टू किसके, बी। और बी क्या है, डोमेन या कोडोमेन? हाँ, तो देयरफॉर रेंज डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। मतलब किसी फंक्शन को क्या शो करना है, इनटू क्या निकालेंगे, रेंज किसके इक्वल नहीं होगा,
कोडोमेन के इक्वल प्रूव्ड हो जाएगा, क्या होगा इनटू। ठीक है, लिख लो डायग्राम के नीचे। ये चैप्टर और इसके बाद वाला चैप्टर एकदम अच्छा से समझ गए तो समझ लो कैलकुलस का जो मेन चीज़ है जिसमें एकदम अंदर में जाना पड़ता है वो एकदम अच्छा से समझ जाओगे, ठीक ना। बाकी डिफ्रेंशिएशन तो सबसे बनता है, इंटीग्रेशन सबसे नहीं बनता है, वो थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन मेन जो चैप्टर है एप्लीकेशन डिफ्रेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, उसको अगर समझना है तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा फंक्शन का। और आगे का चैप्टर इसके बाद जो आता है स्पेशल फंक्शन का चैप्टर है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक ना। उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस चैप्टर को समझना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। यहाँ तक समझ गए। तो किसी फंक्शन को अगर इनटू प्रूव्ड करना होगा तो दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहला क्या निकालेंगे, रेंज। रेंज निकालने का कोई तरीका नहीं होता है, ठीक ना, कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। 11th में फंक्शंस पढ़े होगे, वहाँ पे रेंज निकालने के लिए बहुत तरह से क्वेश्चन बताया जाता है, तो पता चल जाता है। तो रेंज निकालेंगे और कोडोमेन के इक्वल नहीं आया तो इनटू हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ हम ये भी दिखा सकते हैं कि कोडोमेन मेरे पास होगा तो कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट का दिखा देंगे, प्रीइमेज है ही नहीं, तभी फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तब रेंज निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरह का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाते हैं। तब तुम लोगों को क्वेश्चन देंगे तो बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो हर क्वेश्चन दो तरीके से बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ठीक ना। ये डिपेंड करेगा, बनाते बनाते पता चल जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एबिलिटी जो है ये तुम्हारे अंदर खुद ब खुद आएगा, ठीक ना। लिखा है उस फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। बोलता है चेक करें इज इट इनटू, क्या ये इनटू है, ठीक ना। पहले बना लेते हैं तब उतार लेना। तो इसको ना दो तरीके से हम बनाएंगे, ठीक ना। ये दोनों तरीका से बन सकता है। पहला तरीका रेंज निकालेंगे, दूसरा तरीका हम दिखा देंगे कि इसका कम से कम एक एलिमेंट का प्रीइमेज इसमें नहीं है, ठीक ना। लेकिन हर क्वेश्चन बोले हैं दो तरीके से नहीं बन सकता है। कुछ क्वेश्चंस दो तरीके से बन सकता है, कुछ क्वेश्चन दो में से कोई एक ही तरीका से बन सकता है, ठीक है। तो अब अभी हम रेंज निकालते हैं। फर्स्ट मेथड सिंस का सिंबल हो गया, स्टार्ट करेंगे सिंस से। सिंस फॉर एवरी एक्स, जो अपना वैल्यू लेगा कहाँ से, रियल नंबर में। यहाँ एफ एक्स में सबसे पहले एक्स का क्या हुआ है, तो एक्स है रियल नंबर। तो अब एक्स स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर होगा तो पूरा रियल नंबर तो होगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जीरो। अब इसी का ना प्रॉपर्टी निकालना है, तब ना वाई का वैल्यू निकलेगा। और वाई का वैल्यू का ही कलेक्शन क्या कहलाता है, रेंज। तो एक्स स्क्वायर के बारे में पता चल गया। अब इसमें ऐड कितना करना है, 5। तो दोनों साइड ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, 0 प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को रिप्लेस कर देंगे किससे, वाई। देयरफॉर, अब चूंकि फाइनल स्टेप आ गया तो फाइनल स्टेप आने पे देयरफॉर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एग्जाम में ये सब भी दोगे सिंबल, ये नहीं दोगे तो लगेगा पोएम लिख रहे हैं, ठीक ना। तो नंबर काट लेता है, ठीक है। सीबीएसई का ये रूल्स है। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो y मतलब सारे इमेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। तो अब रेंज लिखेंगे कलेक्टिवली सेट की तरह। रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से इन्फिनिटी के पहले तक। अब ये बोलो ये क्या r के इक्वल है, r जो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक ना। मतलब अगर नंबर लाइन हम यहाँ पे लेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, ये पूरा हो गया। लेकिन मेरा वैल्यू कहाँ से है, तो मान लो ये बीच में 0 के बाद यहाँ 5, तो मेरा जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये तो नहीं है। तो पूरा का पूरा रियल नंबर है वो। ये जो रेंज निकाल रहे हैं क्या कोडोमेन के इक्वल है, नहीं है, कोई दिक्कत। हाँ होता है, तो कोडोमेन आर है ना। तो आर में एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, और सिर्फ कनेक्टेड एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक,
मतलब यहाँ के बाद इधर तो खाली रहेगा, इधर का जो भी एलिमेंट होगा उसके पास एरो जाएगा। बोलो, इमेजिन करो, फिगर बनाएंगे, इसके पहले कितना रियल नंबर है, 1 2 इन्फिनाइट, किसी के पास एरो जाएगा? इवन यहाँ 0 दिख रहा है, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, सबके पास एरो आएगा? नहीं आएगा। तो रेंज ये जो है सीधा ये इसके इक्वल है? नहीं है। तो रेंज डज नॉट इक्वल टू किसके? आर। पहले लिख देंगे रेंज कोडोमेन क्या है? आर। तो पहले लिखेंगे इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, तब लिखेंगे रेंज डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, देयरफॉर इट इज क्या हो गया? इनटू। समझे? एकदम छोटा सा स्टेप से लिखो। दूसरा मेथड बताएंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम यहाँ पे दिखा देंगे कि इसका एक एलिमेंट ऐसा लेंगे जिसका प्री इमेज इसमें नहीं है। तो हमको देखो सेंस लगाएंगे। यहाँ इस एक्सप्रेशन से पता चल गया है कि y जो इसको रिप्रेजेंट करता है कभी नेगेटिव नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब जो भी y का वैल्यू आएगा क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन इसमें तो नेगेटिव है, तो इसका कोई नेगेटिव नंबर पकड़ लेते हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर को सिलेक्ट करते हैं रेंडमली और दिखा देंगे उसका प्री इमेज नहीं है। काम खत्म। चूँकि डेफिनेशन दो चीज़ बोलता है, या तो आप दिखा दीजिए कि मेरे कोडोमेन का एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, या रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ठीक ना? तो अब सेकेंड मेथड, बोलो हम एक ले रहे हैं y का वैल्यू, इसमें जो वैल्यू होगा वो किसका होगा? y का। तो एक नंबर लेना है y में निगेटिव। तुम ही लोग बोलो किसका, कौन सा नंबर ले? बोलो -5। टेक लिखना पड़ेगा, टेक y इक्वल्स टू -5। अब -5 इसमें है, ठीक ना, कोडोमेन में। इसका प्री इमेज निकालेंगे। प्री इमेज मतलब x का कौन सा नंबर y के -5 से रिलेटेड होगा। ठीक ना? तो सिंस y दिया है कितना, x² + 5 बराबर कितना, -5। तो x² -5 -5 x² कितना, -10। नो सॉल्यूशन। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होगा तो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। x² = -10 का सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। तो देयरफॉर अगर सॉल्यूशन होता तो x का वैल्यू मिलता, और वो वैल्यू प्री इमेज होता है किसका, -5 का। लेकिन यहाँ तो सॉल्यूशन आया ही नहीं, तो देयरफॉर -5 हैज़ प्री इमेज और नो प्री इमेज, नो प्री इमेज। या -5 ऐसे लिखेंगे, -5 बिलोंग्स टू R और बगल में लिख देंगे कोडोमेन, और अच्छा से एलोबरेट हो जाएगा। -5 जो बिलोंग्स करता है R से, तो R तो इधर भी है, लेकिन हम यहाँ बगल में बता दिए ये कौन सा R का है, कोडोमेन का। हैज़ नो प्री इमेज, देयरफॉर इट इज़ क्या चीज़, इनटू। समझ गए? -5 -1 भी ले सकते हैं, -10 भी ले सकते हैं। कितना एलिमेंट भरा पड़ा है,
इन्फिनाइट, समझे? लिखो इसको भी। लिखे? पहले दूसरा कैटेगरी पढ़ लेते हैं, तब पढ़ने का देखो फायदा क्या होगा। दूसरा नंबर जिसको बोलते हैं ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। इसको मिटाया आयुष? फिर से एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ए बी और ये फंक्शन एफ सेट ए से सेट बी में है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेट ए से सेट बी में फंक्शन नाम क्या है? एफ। इस पर उल्टा है, कोडोमेन का एवरी एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज है। उस पर बोला था कि एक एलिमेंट कोडोमेन का छूटना चाहिए, प्री इमेज कम से कम एक एलिमेंट का नहीं होना चाहिए। इस बार बोलता है कोडोमेन का एवरी एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना ही चाहिए। इसका प्री इमेज, इसका 2, इसका 1 से ज़्यादा है, इसका भी 1 से ज़्यादा है। तो कोडोमेन का एवरी मतलब बताए हैं मैथमेटिक्स में, एवरी का मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो कोडोमेन का एवरी एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। तो देखो कितना अच्छा है, जो अगर इनटू नहीं होगा मतलब एक भी नहीं छूटेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑन टू। और ऑन टू नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? इनटू होगा तो ऑन टू नहीं, किस में? ऑन टू में ना। हाँ, ऑन टू में कोडोमेन का एवरी एलिमेंट रिलेटेड होगा ही, ठीक है। और इन टू में कम से कम एक अनरिलेटेड रहेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत? तो ये लिख लिए, ये लिखो, डेफिनेशन लिखाते हैं। डेफिनेशन, इफ एफ ए टू बी एंड वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इज ए फंक्शन is a function such that every element of codomain must have a pre-image in domain, then it is called onto or surjective function. Then it is called onto or surjective function.
ठीक है, डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाओ, तब फिर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे वो बताएंगे। इस बार इसका रेंज निकालते हैं, रेंज ए बी सी डी सब आ जाएगा। ये क्या बी के इक्वल है, सेट बी के इक्वल, ये जो लिखे हैं सेट, क्या सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर रहा है, ए बी सी डी है ना, बी रेंज इक्वल टू बी, तो देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, और उसमें था रेंज डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, इसमें आ गया रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। मतलब किसी फंक्शन को अगर ऑन टू प्रूव करना है तो रेंज निकालने जाएंगे, किसके बराबर आ गया, कोडोमेन के, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, ठीक ना, लिखो। ठीक है, मिटा दें। सामने क्वेश्चन है, रेंज निकालो, अगर कोडोमेन के इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया तो ऑन टू हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इन टू। एकदम सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, इसका रेंज तो निकाल सकते हो, स्क्वायर स्क्वायर भी नहीं है। ये बता देते हैं, रुको एक एक बताते हैं। फिर से, सिंस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ से, आर, तो एक्स के साथ पहले क्या है, 3, एक्स रियल नंबर है और 3 भी रियल नंबर है। 10th में पढ़े हो गए, रियल नंबर इंटू रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, ये भी रियल नंबर होगा। इसमें कितना ऐड हुआ है, 5, तो 3x + 5 ये भी क्या होगा, रियल नंबर। इसको डिवाइड किया गया किससे, 11 से, तो देयरफॉर 3x + 5/11 रियल नंबर बाय डिवाइडेड बाय नॉन जीरो रियल नंबर, ये भी क्या होगा, रियल नंबर। इसको हटा के अब क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू r। हाँ, तो रेंज इक्वल्स टू r, तो देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, इट इज ऑन टू। हाँ, इक्वल्स टू r कोडोमेन। नहीं, रेंज हम निकालने गए तो रेंज मतलब बाद वाले सेट का एलिमेंट्स का कलेक्शन, लेकिन खुद क्या हो गया, पूरा का पूरा r आ गया। तो ये r इधर वाला नहीं है, उधर वाला है, किसके बराबर हो गया, कोडोमेन, क्या हो गया, ऑन टू। ठीक है, लिखो।
ठीक है। अब थोड़ा सा पहले छोटा छोटा जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में आ सकता है या कंपटीशन में, उसको यहाँ पे कंक्लूड करके समझते हैं एग्जाम्पल से, तब सारा क्वेश्चन का आंसर देने लगोगे, ठीक ना। ये मान लो ए, ये बी, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी। इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना? 5। इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना? 4। और मान लेते हैं फंक्शन इससे इसमें है, ये से इसमें है। दोनों सेट फाइनाइट सेट है, ध्यान देना, दोनों सेट कैसा सेट है? फाइनाइट। ये डोमेन हो गया ये, तो कोडोमेन में, हाँ ये डोमेन है, ये कोडोमेन में कम एलिमेंट है किससे? डोमेन से। क्या ये इनटू फंक्शन हो सकता है? इनटू फंक्शन पूछ रहे हैं, हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हाँ जानते हैं, इधर से सबके पास एरो जाना है, ठीक ना। तो इनटू फंक्शन नहीं हो सकता है, तुम्हारा कहना है ये ना, सोच के बताओ। नहीं। हो गया ठीक ना, कोई दिक्कत? समझ गए? इनटू में यहाँ इधर से नहीं एरो जाएगा, इधर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, इधर किसी एक एलिमेंट के पास सब एरो आ सकता है। देखो ऑन टू नहीं हो सकता है। ऑन टू इसलिए नहीं हो सकता है कि जानते हैं इसका सारा एलिमेंट का क्या करना पड़ेगा, फिर इमेज नहीं, ऑन टू भी हो जाएगा, देखो ना ऑन टू भी हो जाएगा। इनटू तो कंफर्म हो गया होगा, ऑन टू सब एलिमेंट इधर से एरो इधर आना है ना, चलो इसको दे दिए, इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, ऑन टू भी हो गया, ठीक ना, कोई दिक्कत? तो इनटू तो होगा ही, ऑन टू भी होगा, मतलब कोडोमेन में डोमेन से कम एलिमेंट होगा तो फंक्शन ऑन टू होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी सब कंक्लूजन निकल जाएगा। ए बी 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, एन ए एन बी, एन ए एन बी, दोनों में 5 एलिमेंट है, इक्वल एलिमेंट है। इनटू तो होगा ही, ऑन टू होगा? हाँ होगा, देखो ना 1 2 3 4 5 हो गया, हर एलिमेंट के पास एरो आ रहा है ना। इस केस में ऑन टू होगा, इनटू में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसमें एक एलिमेंट बढ़ा देते हैं, एफ, अब होगा। इनटू हर केस में हो रहा है, ठीक ना, ऑन टू अब नहीं हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा, कोई दिक्कत? क्योंकि अब जानते हैं इधर से सारे एलिमेंट से एक ही एरो जाएगा, तो सबसे तो चला गया, अभी इधर से कोई दूसरा एरो जाएगा तो फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर n किस में? कोडोमेन, ग्रेटर देन n किस में? डोमेन। इसमें 6 है, इसमें कितना है? 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। तो f नेवर क्या चीज़? इनटू या ऑन टू? ऑन टू, ऑन टू, इनटू तो हमेशा होगा, हाँ, f नेवर ऑन टू, कभी भी ऑन टू होगा ही नहीं, नहीं हो पाएगा, सवाल ही नहीं है। इधर से 5 एरो जाएगा, छठा एलिमेंट के पास एरो ही नहीं आ पाएगा, फंक्शन होगा? एक नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है ये, ठीक ना, कोई दिक्कत? दे देगा इस तरह से, इस तरह से क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन देख लो, एफ एक्स से किस में है? वाई में, एंड वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इफ एन वाई 7 एन एक्स 4 देन एफ इज पहला इनटू ऑन टू बोथ नन। बताओ क्या होगा? हाँ वही है, बाद वाला कोडोमेन होता है। हाँ तो कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट है, डोमेन में कम है। कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट होगा डोमेन से, तो एफ ऑन टू होगा, ये गया, इन टू होगा, बोथ, ये दोनों तो नहीं हो रहा है, नेवर, नन,
नन भी तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये भी नहीं ये भी नहीं, ये हो रहा है। तो आंसर किसका? फर्स्ट। कोई दिक्कत? समझे? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है खूब एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी, ठीक ना? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं, एक सेट ए से बी में फंक्शन है, सेट ए से सेट बी में फंक्शन है, इमेजिन करना सब चीज़, ठीक ना? सेट ए से सेट बी में फंक्शन है, सेट बी सिंगल्टन सेट है। सेट बी कैसा सेट है? सिंगल्टन सेट, ठीक ना? तो क्या ये फंक्शन इनटू ऑनटू क्या होगा? सिंगल्टन सेट है, फंक्शन है तो सबसे एरो जाना पड़ेगा, सबसे बेचारा एरो इसी के पास आएगा। इनटू नहीं होगा, ऑन टू है। समझे? कोई दिक्कत? समझ गया ना? एक सेट से दूसरा सेट में फंक्शन है, बाद वाला सेट सिंगल्टन सेट है, तो इस कंडीशन में फंक्शन कभी भी इनटू हो ही नहीं पाएगा। क्या होगा? ऑन टू होगा, ठीक है? क्वेश्चन और आर काट देते हैं। बनाओ, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, सब बुक में क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बनवा रहे हैं सब बुक में है। बुक बनाने का हो सकता है बाद में सिर्फ रिवीजन करने के लिए ज़रूरत पड़े। सोच समझ के बनाना। इस बार नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, इसलिए आंसर इंटरवल के फॉर्म में कभी नहीं लिखा जा सकता है इस बार। चैप्टर में सारा क्वेश्चन प्रूव डेट या चेक ये इसी का है, ठीक ना? हमको ये बता दो x क्या है? नेचुरल नंबर। 2x भी क्या होगा? नेचुरल नंबर में क्या होगा? ऑड होगा कि इवन होगा? 2x 2 का टेबल हो गया तो इवन होगा हमेशा। तब चलो इतना हिंट दे दिए आयुष। देखो टेक्निक यहाँ से पता चल गया। इस बार उस तरह का हम लोग ये रेंज नहीं निकाल सकते हैं। x नेचुरल नंबर, 2x इसका एलिमेंट, लेकिन ये नेचुरल नंबर लेकिन हमेशा इवन होगा। क्या होगा? अब बोलो इसमें सिर्फ इवन है कि ऑड भी है? ऑड भी है, लेकिन हम जानते हैं इसका कुछ भी वैल्यू डालेंगे मिलेगा इवन, मतलब इसमें सारा ऑड खाली रह जाएगा। तो खाली रह जाएगा, कोई एक ऑड को पकड़ते हैं, दिखा देंगे इसका प्री इमेज नहीं है, तो बोलो इसमें कोई भी एक ऑड नंबर, नेचुरल नंबर में कोई भी एक ऑड नंबर उठाओ रैंडमली। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, बोलो कौन लें? 3। टेक y = 3। कहाँ से? y = 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन। हमने कोडोमेन का एक एलिमेंट लिया 3 जो ऑड है। अब y को रिप्लेस करेंगे किससे? बोलो 2x = 3, तो x = 3/2। तो x का जो वैल्यू आता है वो जानते हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो x का वैल्यू 3/2 आया है, क्या ये नेचुरल नंबर है? डज नॉट बिलोंग्स टू n। मतलब y = 3
का अगर इमेज होना, सॉरी y इक्वल्स टू 3 का अगर प्री इमेज होना होता तो किससे होता? 3/2, लेकिन 3/2 नेचुरल नंबर में है, तो इट हैज़ प्री इमेज और नो प्री इमेज। देयरफॉर y इक्वल्स टू 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन, हैज़ नो क्या चीज? प्री इमेज। देयरफॉर अब प्री इमेज नहीं है तो क्या हो जाएगा? इनटू या ऑन टू? नहीं, इनटू, इट इज इनटू, समझे? तो हम 3 लेके बनाए, तुम लोग 5, 7, 11, 25 जो लेना है लेके बना लो इसी क्वेश्चन को। 1 लेके बना लो, कोई भी ऑड नंबर लेंगे उसका प्री इमेज नहीं आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है 3 लेकर ही बनाएंगे, लेकिन इवन नहीं लेना है क्योंकि जानते हैं इवन में हमेशा आ जाएगा, ठीक ना। मिटा दें? ऐसा क्वेश्चन बुक में भरा हुआ है। ये बताते हैं, ठीक ना, ये नहीं बनेगा, ये बताते हैं। देखो डोमेन, ये समझ लो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे डोमेन कौन है? पूरा का पूरा रियल नंबर या उसमें एक बाहर कर दी है? हाँ, क्यों किए हैं? यहाँ x - 1 है तो 1 का अगर 1 बाहर नहीं करते इसमें 1 रहता, 1 - 1 0 हो जाता, ठीक ना। तो अब हमको दिखाना होगा, पहले देखो यहाँ पे सिंस y इक्वल्स टू, y का एक्सप्रेशन लिखेंगे x + 5/x - 1। अभी y का वैल्यू किसके टर्म में है? x के टर्म में है। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे y का टर्म में, मतलब x का एक्सप्रेशन निकालेंगे y के टर्म में। इस तरह का क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, y किसके साथ? x - 1 के साथ, मतलब xy - y इक्वल्स टू x + 5 लिखेंगे, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, x वाला टर्म इधर ले आते हैं, y उधर भेज देते हैं, एक्स वाई, ये x इधर आएगा -x और इधर 5 और -y उधर जाएगा y। इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बोलो? x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पे y - 1 और इधर 5 + y, तो देयरफॉर x 5 + y/y - 1। अब देखो अभी y का वैल्यू x के टर्म में था, अब x का वैल्यू किसके टर्म में है? y के टर्म में। इस रियल नंबर से एक एलिमेंट बाहर है लेकिन इससे बाहर है नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू, इससे वैल्यू लेंगे तो इससे वैल्यू मतलब लेंगे इधर वाले से लेंगे तो x, इधर वाले से लेंगे तो क्या होगा? y। तो इधर से कोई भी नंबर अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो जो x का वैल्यू आएगा वो इससे बिलोंग करेगा ना। तो इससे बिलोंग करेगा, ठीक है, 1 नहीं होगा लेकिन होगा तो रियल नंबर, ठीक ना। तो अब देखो x = 5 + y/y - 1, इसमें हम वैल्यू किसका रखने जाएंगे? y का। मिलेगा किसका?
तो लिखेंगे x इक्वल्स टू 5 + y बाय y माइनस 1 इज रियल और डिफाइंड। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो x का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये रियल के साथ साथ क्या चीज़, डिफाइंड तभी होगा जब y माइनस 1 क्या नहीं होगा, 0। मतलब y उधर भेज देंगे तो y क्या नहीं होना चाहिए, 1, ठीक ना। मतलब अगर y माइनस y इक्वस टू 1 छोड़ के सब चीज़ पुट करेंगे तो जो x आएगा वो क्या होगा, रियल होगा। लेकिन y इक्वस टू 1 लेगा अपना वैल्यू, नहीं लेगा, नहीं ले सकता है। लेकिन 1 इसमें तो है, इसमें 1 बोलो है या नहीं है, है। क्या वो 1 यहाँ पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, तो x मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन हमको तो इसमें 1 को खर्च करना है, बोलो। तो अब यहाँ पे देखो लिखेंगे एज y इक्वस टू 1 बिलोंग्स टू किधर, डोमेन या को डोमेन, को डोमेन। y इक्वस टू 1 बिलोंग्स टू को डोमेन, x इक्वस टू 5 + y बाय y माइनस 1 इज क्या चीज, डिफाइंड या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अगर y इक्वस टू 1 जो को डोमेन में है अगर इसमें पुट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो देयरफॉर y इक्वस टू 1 बिलोंग्स टू को डोमेन। अनडिफाइंड मीनिंगफुल टर्म होता है या मीनिंगलेस होता है, बोलो। मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगलेस होता है। अनडिफाइंड मीनिंगलेस। तो y इक्वस टू 1 जो को डोमेन में है इसको अगर हम पुट करते हैं तो जो x मिलेगा मतलब प्री इमेज मिलेगा वो कैसा होगा, मतलब y इक्वस टू 1 बिलोंग्स टू को डोमेन है, हैज प्री इमेज और नो प्री इमेज, अनडिफाइंड। हमको डिफाइंड ना चाहिए, y इक्वस टू 1 पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड तो बेकार हो गया, मीनिंग ही नहीं निकलेगा। इसका मतलब y इक्वस टू 1 के लिए जो x मिल रहा है वो अनडिफाइंड है, मतलब प्री इमेज है या नहीं है। देयरफॉर y इक्वस टू 1 को डोमेन, इसमें 1 है कि नहीं है, ये बोलो, है। इसमें है, इसमें हटा दिए हैं, हैज क्या चीज़, नो प्री इमेज। देयरफॉर f इज क्या चीज़, इनटू, समझे। इसका रेंज नहीं निकाल सकते हैं, इसका रेंज निकालना मुश्किल है, क्योंकि अगर इससे 1 नहीं हटाते तब मिल सकता था। ये ऐसे ही बनेगा, ठीक ना। लिखो लिखो, एक क्वेश्चन और देंगे। आज मंगलवार है कि बुधवार है, बुधवार है।
ठीक है, कोई दिक्कत? ये पता करो तो। सेम इसी तरीके से बनाओ। इसमें क्वेश्चन बनाते बनाते बहुत सारा चीज़ सीखोगे। इस तरह का क्वेश्चन बनाते बनाते बाद में क्वेश्चन देख के बोल दोगे सर ये इनटू है या ऑन टू है। कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में लिखना है, फिर इसको लिखना है रियल या डिफाइंड कब होगा जब वाई का वैल्यू क्या नहीं होगा। फिर देखना है क्या वो एलिमेंट इसमें है कोडोमेन में, अगर है तो उसका फिर इमेज नहीं होगा, कंक्लूड कर देना है, काम खत्म। ठीक ना, कुछ करना ही नहीं है। पहले देखना है कि किसके कारण वो रियल नहीं होगा, जिस नंबर के कारण वो रियल या डिफाइंड नहीं होगा क्या वो कोडोमेन में है तो उसका फिर इमेज नहीं होगा। उसके लिए इतना सारा बात लिखना होगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक ना, बस लैंग्वेज है लिखने का और कुछ नहीं है, लंबा चौड़ा कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। कौन सा नंबर डॉटफुल आया है वाई के लिए? शायद 3 आएगा। 3 कोडोमेन में है? कैसे नहीं है, कोनो बाहर नहीं किए हैं, है तो बस यही लिखना है y इक्वस टू 3 कोडोमेन में है और x इक्वस टू ये y के लिए 3 के लिए इतना अनडिफाइंड होगा, मतलब y इक्वस टू 3 जो कोडोमेन में है हैज़ नो प्री इमेज। बस काम खत्म हो गया। ये तो ये चीज़ दिमाग में चलना चाहिए। ठीक ना, जो बता रहे हैं ये दिमाग में सेट कर लो, दिमाग में सब चीज़ जा रहा है ना।
कि कैसे कैसे, मतलब पहले हम दिखा दिए कि ये एलिमेंट क्या है, डाउटफुल है, इसके कारण x रियल नंबर नहीं होगा। उसके बाद फिर पता कर लिए क्या ये जो नंबर हम ढूंढे हैं क्या ये कोडोमेन में है, तो कोडोमेन में है, तो उसके लिए x का जो वैल्यू हम y के टर्म में लिखे हैं, y पुट करेंगे तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा, मतलब उसका प्री इमेज मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं, मतलब दिमाग में यही चल रहा है कि उसके पास एरो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो खाली रह गया, खाली रह गया तो एक एलिमेंट ढूंढना था, ढूंढ लिए, एक ही एलिमेंट से काम है ना, समझ गए, कोई दिक्कत। और अगर मान लो अभी जो क्वेश्चन बनाया उसमें इधर भी 3 बाहर कर देते तब ऑन टू हो जाता, नहीं, क्योंकि एक ही एलिमेंट पे ना डाउट था, तो जिस पे डाउट था उस हाँ तो बाकी जो भी एलिमेंट बचेगा उसके लिए तो हमेशा ये रियल होगा, मतलब एवरी एलिमेंट हैज़ प्री इमेज। तो कल जो क्वेश्चन देंगे उसमें बाहर करेंगे इधर से भी, ठीक ना, तो बनाओगे। अब फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन इधर से 2 बाहर करेंगे, उधर से 1 बाहर करेंगे, फिर इधर से 2 बाहर करेंगे, उधर से 2 बाहर करेंगे, तो देखना कितना टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। इतना क्वेश्चन बना लोगे तो बाद में क्वेश्चन सिर्फ देखोगे, बोल दोगे सर ये तो इनटू है, ऑन टू है, बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। इसी चीज़ को समझना इस चैप्टर में बहुत मुश्किल हो जाता है, जब ये 4-5 तरह का क्वेश्चन बना लोगे, खुद देख के बता दोगे सर ये तो ऑन टू है या इनटू है, ठीक ना, पता चल जाएगा सब दिमाग में, फिर बनाने का काम तुरंत हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक ना। नहीं तो ऐसे लिखने में, लिखना स्क्रिप्ट है सिर्फ, ठीक है।